गुड मॉर्निंग कैसे हैं? क्या हाल-चाल है? तो हमने जो सीरीज़ अब स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं ये पार्ट 1 है फॉर आरआरबी पीओ करंट अफेयर्स के लिए। अगर देखते हैं सब कुछ सही रहा, आपकी इसमें जो इंटरेस्ट है अगर दिखेगा तो हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिएगा, अगर आपको समझ आए तो आप मेरे पेड कंटेंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ही हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, ठीक है? जो भी चीज़ है टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में होगा ग्रुप, वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए। देखिए, अब इस पे देखिए जैसे कैसे लिखा रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू डिजिटल बैंकिंग न्यूज़ है, पढ़ते हैं। नाबार्ड क्या क्या है? नाबार्ड टू बिल्ड सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल आरआरबीज, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? टू स्ट्रेंथन देयर कम्पिटिवनेस अगेंस्ट एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस में कंपिटिटर ये भी बनेगा, ठीक है? दिस इनिशिएटिव फॉलो द वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2025। ये भी याद रखिएगा, वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी कब से इफेक्टिव हुई है? 1 मई 2025 से। विच कंसोलिडेटेड 43 आरआरबी इंटू 28 आरआरबी। प्रेजेंटली कितना आरआरबीज है? 28 आरआरबीज है, और ये फोर्थ फेज में हुआ है इसका अमेलगमेशन, आई थिंक मर्जर, ठीक है? और इसका जो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम क्या है? सीडीसीआई, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? ये याद रखिएगा, सीडीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका काम क्या होगा? इट विल डिजिटाइज ऑटोमेटेड स्ट्रीमलाइन क्रेडिट प्रोसेसिंग फॉर वेरियस लोन प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे कि लोन प्रोडक्ट है, जो भी आरआरबी अपना लोन वगैरह देती है, उसको वो डिजिटाइज करने के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन लाने के लिए वो। अब ठीक है, अब आइए थोड़ा सा स्टैटिक अबाउट नाबार्ड के बारे में देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब है? 12 जुलाई 1982 में। रिकमेंडेशन किसके रिकमेंडेशन बना था? वी शिवरमन कमेटी के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। चेयरमैन कौन है अभी? केवी साजी जी है, केवी साजी जी हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा। दूसरे की तरफ चलते हैं। ये अच्छा है, इसको पढ़िए। अमित शाह, ये हमारे गृह मंत्री जी हैं। अमित शाह इनोग्रेट्स इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स, कहाँ पे? नरनपुरा इन अहमदाबाद, ठीक है? कॉस्ट कितना है? 825 करोड़ रुपए का है। नेम वीर सावरकर स्पोर्ट कम्प्लेक्स, ठीक है? नाम क्या है? वीर सावरकर स्पोर्ट कम्प्लेक्स। एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है? 1.1 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। उसको लगाओ ना, उसको रूम को लगाओ ना, रूम को लगाओ। की फीचर इसमें क्या क्या है उसको छोड़ दीजिए, आपको याद रखना है कि इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स कहाँ ओपन हुआ है? नरनपुरा इन अहमदाबाद। कितना बजट है? स्पोर्ट बजट जो इस बार का है 5300 करोड़ है। टारगेट इंडिया टू बी टॉप स्पोर्ट्स इन 2047, मतलब जैसे कि आप सुनते होंगे ना, दूसरे दूसरे देश है, जैसे कि ओलंपिक्स वगैरह में टॉप आता है, तो भारत का भी अपना टारगेट है कि 2047 में इंडिया भी उस लिस्ट में आए, ठीक है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कहाँ होगा? 2029 में होगा इंडिया में। 2036 में 13 इंटरनेशनल टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड हियर, मतलब इंडिया में 13 गेम्स होंगे, मतलब इसी कम्प्लेक्स में, ठीक है? ये हो गया। अब ये इंडेक्स है, अब ये इंडेक्स मुझे लगता है आरआरबी पीओ में पूछना चाहिए, ठीक है? अब देखो जैसे मेरे नोट्स में ये लिखा रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। अब ये मैं कहाँ से करता हूँ? मैं जानते हो किससे करता हूँ? अभिजीत मिश्रा सर से करता हूँ। आप लोग भी कर सकते हो, बहुत अच्छी टीचर है। मैं बार बार बोला हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। अब ये इंडेक्स अच्छा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 18वां एडिशन है। कौन रिलीज करता है? वीपो रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, अब स्टैटिक्स भी साथ में करिए, सब चीज लिखा हुआ रहता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। टोटल कंट्रीज 139। टोटल इंडिकेटर 80 है, मतलब इंडिकेटर पैरामीटर्स जो बोलना है इसको बोल सकते हो। भारत का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 38 था, स्कोर 38.1। 2024 में 39 था, 2015 में 81 था, मतलब इसमें बहुत इंप्रूव देखने को मिला है। अब इधर भी पढ़िएगा, इंडिया रैंक फर्स्ट अमोंग द 37 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज एंड आल्सो टॉप अमोंग द 10 सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन, पढ़ लीजिएगा। दिस ईयर 4 क्लस्टर फ्रॉम इंडिया फीचर अमोंग द वर्ल्ड्स टॉप 100 इनोवेशन क्लस्टर। अब क्या है? अब देखिए भारत का भी अपना अपना रैंक है, इंडिया का तो हो गया, स्टेट में देख लीजिए। 21st पे कौन है? बेंगलुरु है। 26 पे दिल्ली है। 46 पे मुंबई है। 84 पे चेन्नई है। ओवरऑल में इंडिया 38 पे है। अगर हम स्टेट वाइज जाते हैं इंडिया में, तो ये रैंक है। अब उसके बाद ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे कौन है? फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है, स्कोर 66 है, और ये लगातार 15th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप किया है। सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे साउथ कोरिया है, फिफ्थ पे सिंगापुर है। भाई ये भी पढ़िएगा, पांचों नाम पढ़िएगा, कभी कभी ये ना पूछ के आपसे पूछेगा यूएसए का रैंक कितना है।
अब इंडिया के नेबर कंट्री के बारे में भी जान लीजिए। 10th पे चाइना है, 93rd पे श्रीलंका है, 99 पे पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी है अपना इसमें, 106 पे बांग्लादेश है, 107 में नेपाल है, 122 में म्यांमार है, लास्ट है 139 पे नाइजर है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये अच्छा है, पूछ सकता है। अपोलो टायर्स नेम्ड न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम अंटिल 2028, मतलब मार्च 2028 तक अपोलो टायर्स, मतलब इंडिया का जो जर्सी है उसके लिए अपोलो, उस पे अपोलो टायर्स, जैसे अभी आप T20 देख रहे होंगे तो अपोलो टायर्स लिख के आ रहा होगा, टेस्ट सीरीज में जो जर्सी पहनता है भारत उस पे अपोलो टायर्स लिख के आएगा। ठीक है, द डील वैल्यू 579.06 करोड़ है। अपोलो टायर्स विल पे, मतलब पर मैच का कितना पे करेगा अपोलो टायर्स, 4.5 करोड़ रुपए पर मैच टू बीसीसीआई, बीसीसीआई को ये पे करेगा। ठीक है, और इस ये जो 2028 तक होगा कितना मैच कवर होगा, कमरी 121 बायलेटरल मैचेज, जैसे बायलेटरल मैचेज मतलब जैसे अभी साउथ अफ्रीका इंडिया के बीच मैच हो रहा था उसको हम लोग बायलेटरल बोलते हैं। ठीक है, एंड 21 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फिक्चर, मतलब ये हो गया आपका वर्ल्ड कप वगैरह ये सब। ठीक है, इस जैसे कि हो गया इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, इसकी इसकी बातें हो रही हैं। ठीक है, अब ये एक पढ़ लीजिए। ये डिफेंस न्यूज है, देख लीजिए। GRIC गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता में। ठीक है, इसने क्या किया है, डिलीवर्स किया है सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट टू इंडियन नेवी। अब इसका नाम क्या है, एंड्रोथ, एंड्रोथ नाम है। विच क्लास, ये कौन सी क्लास से है, अर्नाला क्लास से। अब अर्नाला क्लास में से ये 8 में से ये दूसरा दूसरा है। ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम, ये नाम जो अर्नाला अर्नाला क्लास जो ड्राइव्ड हुआ है, नाम कहाँ से लिया गया, एंड्रोथ आइलैंड इज द लक्षद्वीप। ठीक है, एंड्रोथ जो नाम ये ड्राइव्ड है, एंड्रोथ आइलैंड है लक्षद्वीप में, वहां से लिया गया। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 76 मीटर, विड्थ कितना है 10.5 मीटर, मैक्सिमम विड्थ कितनी है 25 नॉट्स पर आवर, और ये हमारे भारत में इंडिजिनियस बना है 80%। ठीक है, अदर पार्टनर कौन है इसमें, लार्सन एंड टर्बो है। और ये अर्नाला क्लास का फर्स्ट वाला कौन सा था, INS अर्नाला था। ठीक है, और दूसरा था एंड्रोथ, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको आरआरबी में पूछा जाएगा, थोड़ा सा स्टैटिक्स हो गया, जीके हो गया, जीके टाइप का पूछ लेता है। अब ये दुलीप ट्रॉफी है, आप दुलीप ट्रॉफी पढ़िए या दिलीप ट्रॉफी पढ़िए, दुलीप ट्रॉफी पढ़िए 2025 62nd एडिशन है। विनर कौन है, सेंट्रल जोन, कैप्टन में रजत पाटीदार। ठीक है, किसको डिफीट कर दिया, साउथ जोन को। ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। 17th दुलीप ट्रॉफी आफ्टर 11 लास्ट विन, मतलब ये 62nd एडिशन में से सेंट्रल जोन का ये 7th ट्रॉफी था। ठीक है, टूर्नामेंट फॉर्मेट के साथ था, राउंड रॉबिन और नॉकआउट्स था, मतलब एक मैच भी हारे तो आप बाहर हो गए। 2025 टीम्स कौन कौन थे, 6 थे, सेंट्रल, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ऐसे था। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था, सरांश जैन को, सेंट्रल जोन का है। मोस्ट रन रजत पाटीदार 382 रन, मोस्ट विकेट सरांश जैन 16 विकेट। बट मुझे लगता है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दुलीप ट्रॉफी किसने जीता है, कौन सा एडिशन था, बस किस चीज से रिलेटेड है, उतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, अब ये जो हमारे वोमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में, आईसीसी अनवेल्स ऑफिशियल सॉन्ग ब्रिंग इट होम फॉर वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 होस्टेड बाय इंडिया और श्रीलंका। वैसे तो इंडिया ही होस्ट कर रहा था, बट श्रीलंका इसलिए रखा गया तो क्योंकि हमारे बांग्लादेश जो पाकिस्तान है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, कि वहां पे वो खेले। ये ब्रिंग इट होम किसने गाया है, श्रेया घोषाल जी ने गाया है। और जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप था इस बार 13th एडिशन था, 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा, टोटल 8 टीम्स है, 4 स्टेडियम इंडिया एंड 1 इन कोलंबो, श्रीलंका में एक स्टेडियम, मतलब 5 स्टेडियम में मैच होगा। और आपको पता है कि भारत जीत चुका है, मतलब हमारे जो वुमेन्स टीम है वो जीत चुकी है इसको। ठीक है, किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के, ये याद रखिएगा। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, मे भी आपसे पूछ सके। हाई सीज ट्रीटी, अब इसका दूसरा नाम है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, BBNG। ये एक लॉ है। ये एक लॉ या रूल बोलिए इसको, हाई सी ट्रीटी, या इसका दूसरा नाम BBNG, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। अब क्या कर रहा है, इसने क्या किया, अचीव किया है माइलस्टोन ऑफ 60 रेटिफिकेशन, मतलब 60 कंट्रीज ने इसमें शामिल हो चुके हैं। अब इसमें होता है क्या, थोड़ा सा ये स्टैटिक्स जान लीजिए। हो सकता है कि ये स्टैटिक्स आपसे आपके बैंकिंग में ना पूछे, बट ये हो सकता है कि यूपीएससी यूपीएससी BPSC वगैरह में पूछ लेता है, रेलवे के एग्जाम में पूछ लेता है। अब जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोस्ट लाइन हो गया,
कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक को हम टेरिटोरियल सी कहते हैं, मतलब लैंड सी कहते हैं। और कोस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आपको ये भी याद रखना है कि कोस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक को हम लोग ये कहते हैं। और कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल से ऊपर, मतलब 200 नॉटिकल माइल से ऊपर तक के किसी का अधिकार नहीं होता, जिसको हम लोग हाई सी सीज ट्रीटी कहते हैं। मतलब 200 नॉटिकल से ऊपर जाएगा तो उस पर किसी का अधिकार नहीं है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो, ये है इंडिया का मैप, दिख रहा है ना। अब ये क्या है, ये कोस्ट लाइन हो गया। अब जैसे कर्नाटका, इसका कोस्ट लाइन ये हो गया, यहाँ से देखो ये वाला, ये कोस्ट लाइन हो गया। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़ोगे, मतलब 60 किलोमीटर तक, नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, और उससे ऊपर जाएगा तो उस पर किसी का मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि हाँ ये मेरा अधिकार है। तो उसी के बारे में बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि उससे ऊपर हाई सीज ट्रीटी होती है। अब क्यों, अब कब से ये इफेक्ट होगा? बीबीएनजी एग्रीमेंट विल कम इनटू फोर्स 17 जनवरी 2026 से, मतलब अगले मंथ से हो जाएगा। पलाव वाज द फर्स्ट कंट्री टू साइन दिस एग्रीमेंट जनवरी 2024, मतलब पलाव एक देश है, ठीक है। पलाव था फर्स्ट कंट्री था जो साइन किया था। और 16th कंट्री जो है मोरक्को, जो अभी अभी बट लेटेस्ट क्या है, जब एक दो दिन के बाद फिर क्या हुआ कि 61st कंट्री बन गया सियारा लियोन, ये भी हो गया है, ठीक है, कि इसको रेटिफिकेशन दे दिया कि हाँ हमें भी शामिल करो इसमें। इंडिया का व्यू क्या है? 25 सितंबर 2024, इंडिया साइन बट हैज नॉट रेक्टिफाइड। अभी तक इंडिया ने साइन किया है, रेक्टिफाइड नहीं किया, मतलब पूरी तरह से सहमति नहीं दिया, बट बोला है कि हाँ हाँ हम होंगे, ठीक है। तो ये होगी आपकी बात खत्म। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आरआरबी में पूछ सकता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2023 किसको मिला है? मोहनलाल जी। ये हमारे मलयालम के सुपरस्टार हैं और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाती है भाई। इसको पद्मश्री कब मिला है? 2001 में। और पद्म भूषण 2019 में। देखो आपसे गेम खेल सकता है, टफ करने होगा, आपको ये सब चीज लिख देगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहनलाल जी को मिला है, तो इसको पद्मश्री कौन सी ईयर में दिया गया? तो 2001 में। और पद्म भूषण 2019 में। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो। और ये कितने नंबर के रेसिपेंट है? 55th रेसिपेंट है, ठीक है। लेजेंडरी मलयालम एक्टर है। ही इज सेकेंड मलयालम, मतलब ये सेकेंड मलयालम एक्टर है पर्सनैलिटीज आफ्टर आदुर गोपाल कृष्णन इन 2004 में, जिसको फर्स्ट मलयालम जो एक्टर थे उसको मिला था। अब ये जो अवार्ड देते हैं ना, आप देखो क्वेश्चन और टफ पूछेगा। जियो जियो दादा साहेब फाल्के अवार्ड देते हैं, मतलब चूज करते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें 3 मेंबर होते हैं कि हाँ किसको अवार्ड देना चाहिए। उसमें देखो मिथुन चक्रवर्ती जी थे, शंकर महादेवन थे, ये गायक हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं। आशुतोष गावड़कर जी हैं। ये 3 नाम याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, बोलेगा 4 नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है। ये अवार्ड 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया गया। ये अवार्ड 1969 से स्टार्ट हुआ। प्राइज मनी याद रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड में क्या प्राइज मनी है? 10 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। और एक लोटस दिया जाता है, स्वर्ण कमल दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है। ये अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिए। कौन दिया, किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और फर्स्ट किसको मिला था? देविका रानी जी को। फर्स्ट रेसिपेंट कौन थी? देविका रानी। और 54th मिथुन चक्रवर्ती थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। देखिए एक करंट अफेयर में कितनी चीजें हैं। आपको लगता है ना, आप बोलते हो ना स्टैटिक्स पढ़ना है, आप देखो इसी में सारा कुछ है ना। करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक्स भी है, मतलब पास्ट नहीं बोलते हैं भूतो काल फ्यूचर कैसे नहीं डायलॉग है, तो उसी देखो पास्ट भी है प्रेजेंट भी है, यहाँ पे सारा कुछ है। तो आप जब एक करंट अफेयर्स को पढ़िए ना, तो पास्ट प्रेजेंट दोनों को लेके चलिए, कुछ नहीं छूटेगा। देखते हैं एक दो को। अब ये देखो, अब ये एक डे है और अच्छा डे है ये। अब देखो 22 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड रेहनो डे मनाया जाता है। देयर आर ओनली 5 स्पीशीज ऑफ रेहनो लेफ्ट, 2 इन अफ्रीका, मतलब 5 ही बचा हुआ है। 2 इन अफ्रीका, ब्लैक एंड व्हाइट में पाया जाता है। 3 इन एशिया, इंडिया, जापान, सुमात्रा, मतलब ये स्पीसीज है। ये मतलब ये मत सोचना कि हाथी इतने को बचा, हाथी तो बहुत है, जनसंख्या के मामले में पॉपुलेशन में बहुत है। बट स्पीसीज मतलब किस टाइप के, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में 2 इन अफ्रीका में, और 3 इन एशिया, इंडिया, जावा और सुमात्रा में, ठीक है। सम आर, इसको हम लोग क्रिटिकल इंडेंजर में रखे हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया इज करेंटली होम टू ओवर 80% ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न्ड रेहनो पॉपुलेशन। अरे सॉरी, ये हाथी वाला बात नहीं हो रहा,
सॉरी 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 सॉरी, रेहानो मतलब एक सिंगा वाला जो असम समय देखते होंगे, गेंडा जिसको बोलते हैं हम लोग, गेंडा 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 वाला, सॉरी सॉरी। इन 2025 संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क इन पटना बिहार रिच अ मेजर माइलस्टोन बाय रैंकिंग सेकंड ग्लोबली इन रिहानो कंजर्वेशन। फर्स्ट पे है सैन डियागो जू यूएसए में। ठीक है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए दो दो चीजों के बीच पार्टनरशिप हुआ है। तो देखो, पेटीएम मनी प्लस जियो ब्लैक रॉक पार्टनर टू लॉन्च इंडिया का फर्स्ट एस ए ई फंड। अब ये एस ए ई फंड क्या है? सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी है फॉर रिटेल इन्वेस्टर, मतलब सिंगल इन्वेस्टर के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए। ठीक है, नेम क्या होगा इसका? जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें केवल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। इट यूजेज द अलादीन प्लेटफॉर्म फॉर ब्लैक रॉक। उतना नहीं है, बस याद रखना कि ऐसे ही फंड कौन कौन ने लॉन्च किया, बस ये याद रखिएगा। बट आपको बता रहा हूं कि ऐसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अब ये एक बड़ा अवार्ड है, देख लो, बैलन डी और अवार्ड 2025। ठीक है, बैलन डी और अवार्ड 2025 69th एडिशन था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। और ये फुटबॉल टैलेंट फॉर द सीजन 2024-25 के लिए दिया जाता है। मेंस में किसको मिला? ओस्माने डेम्बले को, फ्रांस से बिलोंग करता है, ये फॉरवर्ड प्लेयर है। किस कंट्री के लिए खेलता है? पेरिस सेंट जर्मनी के लिए। ठीक है, वोमेन्स में एटियाना बोनामाटी स्पेन से, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर मिडफील्ड प्लेयर है, टीम बार्सिलोना से खेलती है। मेंस क्लब ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मन पेरिस, वोमेन्स क्लब ऑफ द ईयर आर्सेनल इंग्लैंड के लिए। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और कुछ देख लेते हैं, है तो कुछ बहुत कुछ देने को, बट मैं थोड़ा सा आपको एक तरीके का हिंट दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है पढ़ना। अब जैसे फीफा है, फीफा अनवेल्स ट्राई ऑफ मॉस्कॉट्स फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, 23rd एडिशन होगा। अब ये ट्रायो मास्कॉट है, मतलब 3 मास्कॉट है, इसमें मस्केट है। एक तो फर्स्ट है क्लच, सेकंड है जायू, थर्ड है मैपली। और ये कहाँ पे होगा? ये फीफा जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? मतलब को होस्टेड, मतलब हो गया कि 2-3 लोग मिलके करेंगे। जैसे यूएसए करेंगे, मैक्सिको करेंगे, कनाडा, मतलब 3 जगह होगी। आपको ये याद रखना है कि 23rd एडिशन मतलब 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। और इसके जो मस्केट्स हैं, क्लच हैं, जायू है, मैपले हैं। अब देखो, अब डेफिनेटली है कि भाई 3 देश है तो 3 मस्कट होंगे अलग अलग देश में। अब क्लच देखो, बॉल्ड ईगल है यूएसए का, मतलब मतलब बाल उड़ा हुआ ईगल होगा। प्लेज एज मिडफील्डर का काम करेगा, यूएसए का है। जायू जगवार है, मैक्सिको, एक्ट एज ए स्ट्राइकर। मैपले मूज है, कनाडा का है, सर्व एज अ गोलकीपर। तो ये हो गया। टोटल टीम्स कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 48 करेंगे। टोटल वेन्यू 16 है, 16 है। अब देखो, वो तो 2026 का हो गया 23rd एडिशन। अब 2030 का, मतलब 4 साल पे होता है, तो ये 24th एडिशन कहाँ होगा? मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन। ये भी याद रखिएगा। ओके, अब देखो ये भी है। अब 69th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बस ये याद कर लीजिए, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब इस मीटिंग का प्रेसिडेंट ऑफ 69th जो ये मीटिंग हुआ, इसका प्रेसिडेंट कौन था? पीटर बुरेन। ठीक है, और न्यू मेंबर ऑफ IAE कौन है? मालदीव से 181 है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA कौन है? राफेल मैरियानो ग्रोसी। स्टैटिक्स पढ़ लीजिए, खत्म खत्म। अब ये थोड़ा सा अपॉइंटमेंट है हमारे बीसीसीआई के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके बाद खत्म कर देंगे इस वीडियो को। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई मतलब 37th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई कौन बना है? मिथुन मनहास, फॉर्मर दिल्ली क्रिकेटर है। अपॉइंटेड ड्यूरिंग 94th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड हो रही थी, मतलब बीसीसीआई की। रिप्लेस किसको करेंगे? रिप्लेस रोजर बिनी को। ठीक है, अब छोड़ दीजिए इधर क्या लिखा हुआ है, ये भी नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़िए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई राजीव शुक्ला जी बने हैं। ट्रेजर ऑफ बीसीसीआई रघुराम भट्ट बने हैं। सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई देवजीत सेकिया है। बस ये पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये बढ़िया है। कॉल डिजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पितविल्ली ज्वाइंस यूनेस्को का वर्ल्ड बायोस्फीयर लिस्ट में। मतलब आप सिंपल सा ये समझिए कि भारत की तरफ से यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर लिस्ट में किसको शामिल किया गया? कॉल डिजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब कॉल डिजर्ट कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। कौन सी जगह? स्पितविल्ली। ठीक है, विद दिस इसके ज्वाइन होते हुए भारत में जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, 13 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैव बीन लिस्टेड यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में हो गया सवाल। ठीक है, दिस टाइम मतलब इस साल 29 न्यू साइट्स वाज मेड इनटू द लिस्ट फ्रॉम वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड से इस बार बायोस्फीयर में शामिल किया है 29 न्यू साइट को।
37th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हुआ था, मतलब किस मीटिंग में हुआ था? ये हुआंगजू चाइना में हो रहा था, 37th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। टोटल साइट्स 9, कितना हो चुका है? 785 साइट्स फ्रॉम 142 कंट्रीज, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो, मैंने करवा दिया हूं। अब अगले बार जो आएंगे ना, जब ये वीडियो अच्छी खासी आप लोग प्यार दिखाओगे तो डेफिनेटली मैं अक्टूबर का भी लेकर आऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा बताना। थैंक यू वेरी मच। रिवाइज कर लो, अगर आप पढ़ रहे हो तो इसी तरीके से पढ़ना। अगर एक करंट अफेयर्स पढ़ो तो उसके पास्ट एंड प्रेजेंट को पढ़ना भाई। स्टैटिक्स करंट दोनों मिक्स करके पढ़ना, सारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।